नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज से हम अपनी एक नई सीरीज जिसका नाम है घटना चक्र शॉर्ट नोट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको घटना चक्र पूर्वालोकन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा आपके समय के बचा के आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करना। क्योंकि आप भी जानते हैं कि घटना चक्र का हमारे एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि अभी आपने जो पीसीएस का 2025 का अभी प्री हुआ उसमें भी देखा होगा कि कितने बीपीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो और एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये भी है कि पूर्वालोकन को पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है। आप उसके पेजेस को जानते हैं, लेकिन वो पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन लास्ट टाइम एग्जाम के पहले रिवीजन करने में इसमें बहुत समय लगता है। जिससे इस नोट्स को आप बहुत ही कम पेजेस, जैसे 40 से 50 पेजेस में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम से पहले इसका अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें आज से हम आपको पॉलिटी का सब्जेक्ट मैंने आज से स्टार्ट किया है, जिसमें आज का पहला क्या कहते हैं हमारा चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास को हम स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, जैसे देखिए पहला टॉपिक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट का कब का था? 1773 का, 1773 का, लेकिन की कब की थी? 1774 में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आइए तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका नियंत्रण परिषद की स्थापना पेट्स अधिनियम 1784 के थ्रू की गई थी। इसमें दोस्तों मैचिंग का एक क्वेश्चन था, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आपको याद करने के लिए। ठीक है, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी गई थी वो चार्टर अधिनियम 1813 की इश्यू के साथ दी गई थी। और गवर्नर जनरल परिषद की कानूनी सत्ता की जो नियुक्ति गई थी वो चार्टर अधिनियम 1833 के रूप में की गई थी। दोस्तों ये मैंने शॉर्ट्स में इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको भी मैंने इसमें जोड़ा है, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है दोस्तों, आइए उसके बाद क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नियम की किस एक्ट से पड़ी थी? ठीक है, तो ये पड़ी थी 1813 चार्टर एक्ट से, जिसमें कि 1 लाख पर ईयर यानी 1 लाख प्रति साल के खर्च का प्रावधान किया गया था। पहली बात तो ठीक है, फिर दूसरा क्या था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसके द्वारा भी 1 लाख का अनुदान ग्रांट दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस तरीके से एक्ट में पड़ी थी और कैसे कैसे पड़ी थी ये इसमें बताया गया है। ठीक है, और फिर तीसरा था प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। दोस्तों ये प्राच्यविद क्या कहते हैं, ओरिएंटल प्राच्यविद, और आंग्लविद यानी कि एंग्लिसिस्ट के बीच में एक विवाद हुआ था कि कौन सी पढ़ाई को हम इंडिया में जो उसमें अंडर ब्रिटिश में हम लोग का जो भारत है उसमें पढ़ाया जाए। ठीक है, प्राच्य विवाद में आपका संस्कृत है ना, फारसी और उर्दू और संस्कृत सब्जेक्ट को मिला के प्राच्यविद कहा जाता था, और अंग्रेजी क्या कहते हैं पढ़ाने वाले, अंग्रेजी के उसको पढ़ाने वाले को एंग्लिसिस्ट कहा जाता था। इसके जो मुख्य नेता थे जो प्राच्यविद को बढ़ावा दे रहे थे उसका नाम था ट्रेविलियन, और जो आंग्लविद के नेता थे उसका नाम था एसटी प्रिंसेप। लेकिन इसे 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को विलियम बेंटिक द्वारा स्वीकार किया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसको जो कहते हैं लाया गया था, किसके द्वारा लिया गया? तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को लाया गया था और विलियम बेंटिक द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। और प्राच्यविद के जो नेता जो उसकी सिफारिश कर रहे थे उसका नाम था ट्रेविलियन, और जो आंग्लविद इंग्लिशिस्ट की जो सिफारिश कर रहे थे वो नाम था एसटी प्रिंसेप। दोनों में विवाद था, लेकिन आखिरी में मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था विलियम बेंटिक द्वारा, और भारत में जो पढ़ाई करी गई थी वो अंग्रेजी क्या कहते हैं भाषा में कराई जाना स्टार्ट कर दी गई थी, जो कि इसका लोग विरोध भी कर रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, किसके द्वारा? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। क्या था? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय चीनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए ही रखी गई। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसमें दोनों एक्ट को एक साथ एक कर दिया है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना आए। जो 1813 का एक्ट था उसमें ये प्रावधान किया गया कि चाय और चीनी व्यापार को छोड़कर बाकी कभी ईस्ट इंडिया के व्यापारिक जो एकाधिकार थे भारत के साथ उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। जबकि 1833 चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा क्या किया, इस समस्त व्यापारिक जो उनके अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य के लिए ही रखा गया। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे वही क्वेश्चन है जो बुक्स में दिए हुए हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए, इसको मैंने शॉर्ट नोट्स में तब्दील कर दिया है जो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे उसके साथ। ठीक है, आइए
फिर देखिए क्या है 1800 एक्ट के द्वारा और क्या-क्या चीजें हुई। अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज काउंट की संप्रभुता को शटल कर दिया गया। क्या हुआ था कि 18 एक्ट 1813 द्वारा 1813 के द्वारा जो भारत के राज्यों के क्या कहते हैं ब्रिटिश लोगों ने अधिकार कर रखा था, उस पर ब्रिटिश क्राउन यानी कि भारतीय जो ब्रिटिश राज था उसके क्राउन को संप्रभुता को मजबूत कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होता था, फिर 1813 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन के नीचे डायरेक्ट भारत के ये राज्य जो इस पे कब्जा था ब्रिटिशर्स का वो उसके अंदर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये था। वहीं 1833 एक्ट के द्वारा भारतवासियों को प्रशासन में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि धर्म जन्म स्थान भाषा वर्ण यानी कि रंग अधिकार का सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा, जिससे अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया। ये भारत की प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बना। देखिए क्या था कि 1813 ईस्वी में पहले ब्रिटिश काउंट के अंदर आ गया, लेकिन 1833 में फिर ये भी प्रावधान लाया गया कि जो भारत के लोग उनको भी इस प्रशासन में लिया जाए। ठीक है, बिना किसी के डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे धर्म के नाम पे हो या जन्मस्थान के नाम पर उन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसके लिए सेवा के लिए उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा और देश में अपने प्रशासन में कुछ शिक्षा उनको भी दिया जाए। इससे ये चीज संभव हुआ और यही आगे चल के भारत के प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा का बना। ठीक है, मुख्य आधार बना। ये 1833 एक्ट की बहुत बड़ी खासियत थी। दोस्तों याद रखिए, क्या कहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर आरओ जैसे एग्जाम्स के लिए। और देखिए क्या है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आई थी दोस्तों। ये जो किस तरीके से बना है संविधान का क्रम है, ये उसी चीज को बताया जा रहा है। ठीक है ना, हमारा पहला चैप्टर क्या था, भारत का संवैधानिक विकास किस किस तरह हुआ, किस किस रेगुलेटिंग एक्ट है जो हमारे देश में भारत जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर था वो कैसे उसको डेवलप हुआ। तो देखिए 1861 में क्या क्या हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम में। इसके द्वारा भारत की गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली कार्य पे कार्य करने के कैबिनेट में बदल दिया गया, जैसे कि राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त, गृह विभाग 5 सदस्य शामिल थे। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसको पोर्टफोलियो प्रणाली जो होती है दोस्तों, इसमें किसी एक मंत्री को या किसी कार्यकारिणी वर्ग को उसको एक कहते हैं मंत्रालय दे दिया जाता है। ठीक है ना, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे राजस्व, सैन्य, कानून विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, तो उसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। ये इस तरीके से कैबिनेट वर्ग को बदल दिया गया। ठीक है, कब हुआ था, 1861 के क्या कहते हैं परिषद अधिनियम के अंदर। और फिर क्या क्या हुआ, लेकिन 1874 ईस्वी में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण हेतु जोड़ा गया। पहले इसमें कानून, राजस्व और पोर्टफोलियो के लिए जो मंत्रालय थे उसमें केवल 5 सदस्य शामिल थे, लेकिन 1874 ईस्वी में छठा सदस्य जोड़ा गया जिसको दिया गया लोक निर्माण के लिए। लोक निर्माण के लिए छठा सदस्य इसमें जोड़ा गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ भी है यूपीपीसीएस में, ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या था, विधायी कार्यों के लिए जिसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम, देखिए विधायी कार्यों के लिए जो अतिरिक्त सदस्य रखे जाते थे, ठीक है, उसमें कम से कम 6 व अधिकतम 12 कर दी गई थी। ठीक है, फिर क्या है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया था, यानी कि जो केंद्र में जो सब्जेक्ट दिए गए थे उसमें काम करने के लिए वही प्रांतीय विषयों के लिए भी वही सब्जेक्ट थे, दोनों में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। ये कोई बाद में दैट शासन के द्वारा अलग अलग बांट दिया गया था। ठीक है, ये कब तक की बात थी दोस्तों, ये थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू। अब देखिए क्या आया, अब आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए इसे 3 फरवरी 1893 को लागू किया था। आया 1892 में था लेकिन लागू इसे 3 फरवरी 1893 में किया गया। गवर्नर जनरल परिषद में गवर्नर जनरल की एक मंत्री परिषद होती थी, उसमें विधायी कार्य हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर न्यूनतम 10 और न्यूनतम 16 कर दी गई, जो कि पहले न्यूनतम 6 थी, अधिकतम 12 थी, बाद में उसे न्यूनतम 10 और अधिकतम 12 कर दी गई। ठीक है, इसमें ये किसके अंतर्गत हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के थ्रू। फिर इस एक्ट के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस और क्या कहते हैं जितने भी आप आरओ और जितने भी वनडे एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्या था कि इसमें वार्षिक बजट पर बहस करने के लिए आपको क्या कहते हैं, इसमें से 1892 में ये आपको छूट दी गई और सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें देखिए कैच ये है, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। आप कहते प्रश्न पूछ सकते थे 6 दिन की पूर्व नोटिस पे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यानी कि अगर जो जवाब दे दिया उसके बदले में कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते थे। ये किसके अंतर्गत हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के थ्रू। ठीक है, आइए फिर देखते क्या है, तो भारत परिषद अधिनियम क्या आया 1909 का, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार 1909 का नियम भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्राधान्य की व्यवस्था की गई।
जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम सांप्रदायिक उस पे यानी कि धर्म को नाम के उस पे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अलग से की गई। पहले सबको एक ही होता, लेकिन एक अलग धर्म को लेके उसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया गया था। इसे हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कहते हैं। ये फेमस भी है, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या कहते हैं, जो मार्ले थे वो उस समय सचिव थे और जो मिंटो थे ये वायसराय थे। इन दोनों को मिला के मार्ले मिंटो सुधार 1909 परिषद बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या आया, अब आया है। देखिए दोस्तों इसमें जैसे मैंने इसमें एक कुछ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्या कहते हैं प्रीव्यू में यानी कि घटना चक्र पूर्वावलोकन जो दिए गए मैंने उन्हीं को इसमें शामिल किया। बाकी आप किसी भी बुक्स को अगर पढ़ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए जो यूपीपीसीएस के स्टूडेंट या यूपीएससी स्टूडेंट है वो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे और उसके बाद इस शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लेंगे तो उनका पूरा पॉलिटी एक बार में तैयार हो जाएगा, अलग से उनको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए किसी वनडे एग्जाम से और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लूसेंट जो कि जानते हैं आप कितनी अच्छी बुक है, अगर आप उसको रीड कर रहे होंगे उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इस नोट्स को कवर कर लेंगे पूर्वावलोकन के, तो आपका पूरा सब्जेक्ट एक बार में तैयार हो जाएगा। और ये शॉर्ट नोट्स का यही फायदा है दोस्तों कि आपको बहुत मोटी बुक पढ़ने से बचेंगे और कम समय में मुश्किल से 40 पेजों में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम एक जैसे क्या कहते हैं एक लेक्चर 203 क्या कहते हैं टॉपिक को कवर करेंगे और टोटल 20 चैप्टर है पूर्वावलोकन की किताब में, तो आपके 8 से 10 क्या कहते हैं लेक्चर में पूरे कंप्लीट हो जाएगी और बहुत शॉर्ट नोट में आपको एग्जाम के साथ पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, है ना। इसलिए ये बहुत फायदेमंद है। नहीं, देखते हैं क्या है भारत परिषद अधिनियम 1919। अब इसमें क्या क्या एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये प्रांतों यानी कि राज्यों में दैत शासन की स्थापना की गई थी और राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। जैसे पहले हमने देखा ना यहाँ पे, जैसे इसमें क्या गया था ना कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच में कोई भेद नहीं किया गया था। वैसे ही अब क्या कर दिया गया कि 1909 क्या कहते हैं 1919 के अधिनियम में आपको प्रांतियों यानी कि राज्यों में जो दैत शासन को लागू किया गया, स्थापना की गई और राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, जिसका मैं पहला था एक आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। ठीक है, अब सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वॉइस लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जो सचिव थे वो थे एडविन मॉन्टेग्यू थे 1919 में और वॉइस राय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी याद रखना पड़ता है। तो उसमें सचिव कौन थे और चैम्सफोर्ड कौन थे। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1919 लाया गया था। फिर क्या है अगला, केंद्र द्वारा राज्यों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण करा गया था। केंद्र जो सरकार थी उसने राज्यों को भी कुछ शक्तियां दी, विधायनी शक्तियां बनाने का क्या कहते हैं अधिकार दिया, उसको हस्तांतरण किया कि वो भी इस पे अपनी शक्तियों को क्या कहते हैं उपयोग करके अधिकार दिया गया कि वो उसको नए विधायक की शक्तियों को उपयोग करके नियम बना सके। ठीक है, फिर क्या है इस एक्ट के द्वारा पृथक सांप्रदायिकता का विस्तार कर इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। 1909 तक में दोस्तों देखिए सिर्फ क्या था कि पृथक सांप्रदायिक के प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई थी, जो कि सिर्फ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों 1919 में इस एक्ट के द्वारा पृथक सांप्रदायिकता का विस्तार करके इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। फिर अब देखिए इसमें आरक्षित जो सब्जेक्ट दिए थे ना, एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट किसके अंदर क्या आते हैं। जो पहले की आरक्षित विषय थे उसके अंदर क्या क्या आता था, न्याय का प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस और सिंचाई। दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में आया हुआ है। और हस्तांतरित जो विषय थे वो तो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। ठीक है, फिर क्या है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत इसी एक्ट से हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि राज्यों में अपने नियम का अधिकार बनाने का, अपने विधायकों के लिए विधायक नियम बनाने का जो अधिकार मिला था, इसी से ही इसको प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत इसी एक्ट को माना गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है इस एक्ट के द्वारा केंद्र में 30 सदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों उसमें क्या था दैत शासन अलग था, उसमें 2 सब्जेक्ट थे। अब क्या किया गया कि किसी इस एक्ट केंद्र में यानी सेंटर में 2 सदन कर दिए गए। जैसे इसमें लोकसभा राज्यसभा है, वैसे उसमें नहीं था, पहले एक थी, अब फिर उसमें भी द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना कर दी गई। जिसमें पहला था ऊपरी सदन यानी कि राज्य परिषद और निचला सदन यानी कि केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, जैसे कि इस समय लोकसभा क्या कहते हैं निचला है और राज्यसभा क्या कहते हैं उच्च सदन है, इसी तरह ऊपरी सदन राज्य परिषद और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा। फिर क्या है एक्ट के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु सीमित वर्गों की महिलाओं को ही, ना कि सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार के लिए दिया गया। देखिए इसमें दोस्तों एक कैच ये है कि एक्ट के द्वारा महिलाओं को मताधिकार तो प्रदान दिया गया, मताधिकार करने का यानी कि वो भी अब निर्वाचन में पार्टिसिपेट करने लगी महिलाएं, लेकिन सीमित वर्ग की महिलाओं को, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो विधायक उनको ही, ना कि सभी महिलाओं के लिए जो कि 18 साल की व्यस्त हो गई थी उन सभी महिलाओं के लिए ये अभी नहीं दिया गया था। सिर्फ सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए आपको क्या कहते हैं वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें एक और आगे क्या पॉइंट है कि इस एक्ट के द्वारा वर्ष 1992 ईस्वी में
आईसीएस की सिविल सेवा परीक्षा भारत में होना प्रारंभ हुई थी। इससे पहले ये इलाहाबाद तब बाद में दिल्ली में होने लगी। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट के द्वारा 1922 में से क्या कहते हैं मतलब इस एक्ट में प्रावधान कर दिया गया था कि एग्जाम जब हुआ तो 1922 ईस्वी में जो सिविल सेवा की परीक्षा होती जो कि पहले से लंदन में होती थी, ठीक है, भारत लोग लंदन जाते थे एग्जाम देने, लेकिन अब वो भारत में भी होना प्रारंभ हुई थी। इसकी पहले परीक्षा इलाहाबाद में होने लगी और बाद में दिल्ली में भी इसकी परीक्षा कराई जाने लगी। कब से? वर्ष 1922 ईस्वी से। किस एक्ट के द्वारा? 1919 एक्ट में। फिर देखिए क्या है, इस सेवा में 1941 में इसमें भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से ज्यादा हो चुका था। ये दोस्तों आपका आरओ आएगा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? इस सेवा में यानी कि आईसीएस की सिविल सेवा परीक्षाओं में 1941 ईस्वी में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से ज्यादा हो चुका था, ठीक है। बाद में इनकी संख्या यूरोपीय वासियों से इंडियंस की ज्यादा हो चुकी थी। फिर वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव, सेंटर का भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ तथा आखिरी निर्वाचन 1945 में हुआ था, ठीक है। तो जो 1926 के जो क्या कहते हैं इलेक्शन हुए थे आम, और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही माना जाता है। और इसका जो क्या कहते हैं आखिरी निर्वाचन था 1945 में हुआ था, वो इसी के अंतर्गत हुआ। इसके अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर, ठीक है। तो देखिए 1919 के सारे हमने जितने भी पॉइंट्स के अंदर उसको पढ़ा मैंने हम लोगों ने, ठीक है। 1919 के बाद अब आता है 1935। दोस्तों इसमें मैंने उनको ही कहते हैं इंपॉर्टेंस दी है जो कि उस बुक में है ना, पूर्वालोकन में पूछे गए क्वेश्चन है, उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना के इसमें दे दिया है ना। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपके सारे रिवीजन एक बार में जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्या है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए वॉयसराय लॉर्ड विलिंगडन, उसमें वॉयसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन, और सचिव थे सर सैमुअल होरे, ठीक है। किस समय? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। इस एक्ट के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। इसके एक्ट के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। संघीय न्यायालय आप लोग समझ रहे होंगे। और एक हुई कब थी? हुई तो 1935 के अंदर, लेकिन इसकी स्थापना कभी तो 1937 ईस्वी को 1 अक्टूबर को। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गेवेयर थे। क्या थे? सर मैरिस गोयर, ठीक है। 1919 में राज्यों में दैत शासन की स्थापना की गई और राज्य प्रशासन दो विषयों में बांटा गया, राज्यित और हस्तांतरित। अब 1935 में क्या कर दिया गया दोस्तों? 1935 में किया गया कि केंद्र में दैत शासन की स्थापना करके दी गई और एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और साथ ही प्रांतों में दैत शासन को समाप्त कर दिया। पहले प्रांतों में दैत शासन होता, फिर 1935 में प्रांतों में यानी कि राज्यों में दैत शासन को समाप्त करके केंद्र में दैत शासन की स्थापना कर दी और एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर क्या है? संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, जो कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत आती है, इसी एक्ट से प्रेरित है, यानी कि 1935 एक्ट से प्रेरित है। फिर क्या है? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इसी एक्ट द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों ये पॉइंट आया हुआ है पीसेस में, याद रखिएगा। फिर क्या है? संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन इसी एक्ट के द्वारा योजना पे आधारित है, जिसमें 3 सूचियां थी, आप जानते होंगे, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किसके द्वारा किया गया था? 1935 के द्वारा संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का मतभेद यानी कि विभाजन जो किया गया, मतभेद नहीं, शक्तियों का जो विभाजन किया गया इसी एक्ट की योजना पे आधारित था, ठीक है। और जो अवशिष्ट क्या कहते हैं सब्जेक्ट या शक्तियां रह गई थी, ठीक है, जो अवशिष्ट विषय रह गए इन 3 सूचियों के अलावा कौन कौन सी? राज्य, संघीय, राज्य और समवर्ती सूचियों के अलावा जो रह गई थी उनको उन शक्तियों का विषय गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया था, क्योंकि उस पर जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? हमारे उस सब्जेक्ट कौन लेगा? गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि 1935 एक्ट में देश के लिए एक लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, ठीक है। इससे पहले क्या कहते हैं 1935 से पहले तो देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था तथा सर्वप्रथम उल्लेख संविधान का क्रिप्स मिशन द्वारा लिया गया था 1942 में, ठीक है। तो 1935 एक्ट में जब आया था तो उसमें लिखित संविधान का कहीं उल्लेख नहीं था, लेकिन जो कहता है जो संविधान हमारा है भारत देश का, उसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिला गया था क्रिप्स मिशन द्वारा, जो कि 1942 में आया था, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर क्या है? भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत 1935 का एक्ट है, जो इससे हमारा प्रेजेंट में जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो मुख्य स्रोत है वो उसका जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा वहां से लिए गए हैं या नियमों और रूल्स को, वो कहां से लिया गया है? संविधान 1935 एक्ट से, ठीक है। और भारत से वर्मा 1935 एक्ट द्वारा ही अलग किया गया था। कब? किसके द्वारा? भारत से जो वर्मा देश है उसे 1935 एक्ट द्वारा ही अलग किया था, जो कि हुआ कब था? 1937 में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने घटना चक्र नोट्स का
भारत का संवैधानिक विकास यानी कि जो पहला हमारा क्या कहते हैं चैप्टर था उसको हमने इसमें कंप्लीट किया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आज पहला क्या कहते हैं वीडियो था, हम लोग मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को किया है। अब अगले से क्या हो, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, एक वीडियो में हम लोग 2 से 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और टोटल पॉलिटी के पूर्वावलोकन में 20 चैप्टर है, जिसको 2 से 3 कंप्लीट करके हम लोग 8 से 10 क्या कहते हैं लेक्चर में पूरे क्या कहते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पूर्वावलोकन का, उसको शॉर्ट नोट्स में हम लोग पढ़ लेंगे और आपको बहुत कम पेजेस में बहुत कम टाइम में आपका पूरी पूर्वावलोकन जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपका आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे होंगे या अगर आप छोटे वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या कहते हैं लूसेंट को प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसके साथ जब इस नोट को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पूरी तरीके से सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, चाहे वो कोई कर, जैसे अभी पॉलिटी है तो पूरी पॉलिटी इसी के थ्रू प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहले लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर कोई वीडियो अच्छा लाइक है और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।